Hello to everyone. So once again I welcome you all on this channel and today we are going to take a view over RTI. RTI के बारे में जहाँ तक बात करें वो ये कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमन सिटीजन एज वेल। आम नागरिक के लिए भी ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसकी जानकारी होना, चाहे वो एस्पिरेंट है चाहे नहीं है, दोनों को होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो किसी पब्लिक ऑफिस से, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो आप हमेशा बात करते हैं आरटीआई की, कि बाय आरटीआई वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जब भी हम आरटीआई के बारे में बात करते हैं हम हमेशा बात करेंगे पब्लिक ऑफिस की। पब्लिक ऑफिस का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, उसके अंदर जितने भी ऑफिसेज आते हैं, यानी कि जितने भी ऑफिसेज गवर्नमेंट के अंदर आते हैं सिर्फ उन्हीं के रिस्पेक्ट में आरटीआई लगाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं आप उनके रिस्पेक्ट में आरटीआई लगाकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। सिर्फ आरटीआई आप लगा सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के रिस्पेक्ट में। पब्लिक अथॉरिटीज़ वो सारी अथॉरिटीज़, वो सारे ऑफिसेज, वो डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि आपको ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि आरटीआई आप फाइल कैसे कर सकते हो। तो आरटीआई फाइल करने के दो तरीके हैं। आप दोनों तरीके से आरटीआई फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन भी है ऑप्शन और ऑफलाइन तो है ही। ऑनलाइन ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर, कुछ ऑफिसेज़ के अंदर ये ऑप्शन आपको ना मिले, लेकिन ऑफलाइन मोड के थ्रू आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब जब आप इंफॉर्मेशन लेते हो तो जब आप ऑफलाइन आरटीआई डालते हो तो किस तरीके से बनाते हैं ऑफलाइन। अगर कोई प्लेन पेपर है तो आप उस प्लेन पेपर के ऊपर यहाँ लिखेंगे टू, यानी कि आप जिसको भेज रहे हैं। अगर आपको पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो पीआईओ एक बना के रखते हैं। उस पीआईओ के थ्रू ही आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो अगर उस डिपार्टमेंट का आपको पीआईओ का नाम पता है तो आप पीआईओ के नाम से ही डायरेक्ट डिपार्टमेंट का नाम लिख के और पीआईओ का नाम लिख के डायरेक्ट आरटीआई फाइल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, यानी कि किसने आरटीआई लगाई है, उसका मोबाइल नंबर, उसका डिटेल, पूरा का पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी। तो इस तरीके से आप प्लेन पेपर पे आरटीआई फाइल कर सकते हो। और इसके बाद आपको एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस देनी पड़ती है, ₹10। सिर्फ 10 रुपये की फ़ीस। या तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अगर ऑप्शन होता है, या फिर जो कोर्ट से स्टैम्प्स मिलते हैं उनके थ्रू, या फिर पोस्टल ऑर्डर के स्टैम्प्स जो होते हैं उनके थ्रू आप उस फ़ी को पे करके और अटैच करके उस आरटीआई को चाहे तो आप इन हैंड, आप बाय हैंड भी उसको दे सकते हो डिपार्टमेंट में जाकर, पब्लिक ऑफिस में जाकर, या फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑफलाइन फ़ीस पे करके आरटीआई फाइल कर सकते हो। रही बात ऑनलाइन मोड की, तो ऑनलाइन मोड की जब बात करते हैं तो आप जब लिखेंगे आरटीआई ऑनलाइन, आप गूगल पे जब ये टाइप करते हो तो एक वेबसाइट का नाम खुलेगा। आप उस वेबसाइट की, गवर्नमेंट वेबसाइट को डायरेक्ट स्क्रॉल और सर्च करके वहाँ पर आरटीआई फाइल कर सकते हो। पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो ये जो आरटीआई ऑनलाइन जब आप फाइल करते हो वहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, एजेंसीज, पब्लिक ऑफिसेस के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना अलग वेबसाइट या अपना अलग प्रोसीजर होता है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में आप डायरेक्ट गूगल पे आरटीआई ऑनलाइन टाइप करो और आरटीआई फाइल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आरटीआई की जो फ़ीस होती है वो वेरी कर सकती है। जब आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो बहुत ज़्यादा, इनकेस आपने मांगी कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो सपोज़ 40 पेजेस और 50 पेजेस के अंदर आती है, तो आपको उस फ़ी को भी फिर जो पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, वो आपको बता देता है कि इतनी फ़ीस उसके अंदर आपको देनी पड़ेगी। ईमेल के थ्रू या फिर किसी और माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देता है, तो आपको उसकी फ़ीस भी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक पेज के 2 रुपये। तो अमूमन आपको ये मतलब नहीं होता कि आपसे बहुत ज़्यादा कोई हैफ्टी अमाउंट वो ले लेंगे। विदिन 100 रुपीज़ के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो तो अमूमन इन जनरल इतने रुपए के अंदर आपकी आरटीआई का सारा काम हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है
तो सिंपली 10 रुपये के अंदर भी आपका काम हो जाता है। और RTI जब लिखते हैं आप तो उसके अंदर बहुत क्लियरली यहाँ पे टू लिखा है, यहाँ पे फ्रॉम लिखा, और यहाँ बुलेट पॉइंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो जो आप डिमांड कर रहे हो, आपको किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बहुत ही स्पेसिफिक वे में उसको मेंशन कीजिए, ना कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ एक्सप्लेन करिए कि क्यों आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप डायरेक्टली मेंशन करिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके साथ ये ज़रूर बोलना, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू वांट टू अवेल दीज इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट ऑफ RTI 2005, यानी कि इस एक्ट का नाम लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप RTI लिखोगे, जब वो एप्लीकेशन आप तैयार करोगे। तो इस तरीके से कोई भी एक कॉमन पर्सन भी RTI फाइल कर सकता है। तो इसके बाद सबसे आखिरी में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम समझ लेते हैं। वो ये है कि जो BPL कैटेगरी के लोग होते हैं उनको RTI की फ़ी वो 10 रुपये भी नहीं देने पड़ते, उनको फ़ीस एग्जेम्पशन होता है। यानी कि जो BPL कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको फ़ीस एग्जेम्पशन होता है RTI फाइल करने के लिए, बशर्ते दो दे हैव टू अटैच अ सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी ऐसा बोनाफाइड उनको अटैच करना पड़ता है जो प्रूव करे कि वो BPL कैटेगरी से हैं। तो इस केस में उनको फ़ीस भी पे नहीं करनी पड़ती। तो ये था RTI के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू, जो कि एक आम जो कॉमन सिटीजन है इंडिया का उसको भी RTI बहुत हेल्प करता है, तो उसको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो UPSC एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब पता होना। तो अब हम अपने सिलेबस की बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए देख लेते हैं, हम हमेशा यही बात इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमें बस वो 3 घंटे दिखाई देने चाहिए मेंस एग्ज़ाम के, और उसके अंदर क्वेश्चन वो 250 वर्ड्स के अंदर, आप कोई भी टॉपिक अगर आया आपको 250 वर्ड्स के अंदर ही उसको ख़त्म करना है। आप इतना ही पढ़ें, इतनी ही चीज़ों को देखें जो आप 250 वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम RTI स्टार्ट करते हैं कि हम RTI के अंदर विद रिस्पेक्ट टू UPSC क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समथिंग अबाउट RTI, कि RTI जो है उसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, यानी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है, जो भी जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके लिए एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। अंडर RTI एक्ट 2005 एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अवेल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, ऑफ एनी वर्क, प्रोग्राम, स्कीम इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, ईमेल्स, प्रेस रिलीज एक्सेट्रा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट और यहाँ पर है कि फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आया था वो आया था, एक केस था 1976 के अंदर, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, ये वर्डिक्ट दी थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर फंडामेंटल राइट के रूप में रखा जाएगा। तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर कोई पब्लिक ऑफिस इन्फॉर्मेशन देने से मना करे। तो उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि पहले RTI से पहले देयर वॉज एन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो कहता था कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप नॉर्मल पब्लिक को, कॉमन सिटीजन को अगर कोई भी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन देते हो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाएगा, या फिर किसी भी अनऑथराइज्ड एजेंसी को अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देते हो। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर इस चीज़ के लिए क्लियर कट मना थी कि इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। लेकिन जो RTI एक्ट है 2005 वो ओवरराइडिंग पावर्स देता है ओवर सच टाइप्स ऑफ एक्ट इंक्लूडिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। लेकिन फिर भी कुछ एग्जेम्पशंस है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है ओवर सच एक्ट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन एविडेंसेस एक्ट। तो इन सारे एक्ट्स के तहत अकॉर्डिंग टू दीज एक्ट्स देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस विच बेयर एन RTI एप्लीकेंट टू अवेल इन्फॉर्मेशंस। तो इस तरीके से, लेकिन ऐसा होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट का
ज़्यादा वेटेज होता है उस आरटीआई के लिए, यानी कि जहाँ पर उस आरटीआई से पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा सर्व होता हो, तो उस केस में ये सारे के सारे जो एक्ट हैं इनके ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स मिलती हैं आरटीआई एक्ट को। अब इसके बाद देख लेते हैं कि आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है। आरटीआई का ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर सिटीजन, टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड टू रिड्यूस करप्शन। अब देख लेते हैं कि प्रोसीजर ऑफ आरटीआई क्या है। प्रोसीजर ऑफ आरटीआई के अंदर, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि आपको आरटीआई फाइल करनी होती है पीआईओ को, यानी कि ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मस्ट हैव टू अपॉइंट पीआईओ। पीआईओ यहाँ पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अ सिटीजन कैन सीक इन्फो इन राइटिंग बाय पेइंग द रिक्वायर्ड फी ऑफ ₹10, जैसा हमने बात की थी, और मोर एज पर रिक्वायरमेंट। वही जैसे हमने बात की थी, अगर इन्फॉर्मेशन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पेजेस उसके अंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ यूज़ होती हैं, तो फिर उसकी फ़ीस भी जो एप्लीकेंट है, जो आरटीआई फाइल कर रहा है, उसी को ही देनी पड़ती है। और इस केस में क्या होता है कि फिर पीआईओ को रिप्लाई देना होता है विदिन 30 डेज़। अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन है तो 30 डेज़ के अंदर, अगर किसी की लाइफ या फिर लिबर्टी के ऊपर बात आती है तो 48 आवर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अगर ऐसा पीआईओ नहीं करता तो फिर पेनल्टी होती है, शायद पेनल्टी होती है ₹250। एक दिन की पेनल्टी ₹250 लगाई जाती है पीआईओ के ऊपर। अगर इस सिचुएशन में भी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता जो रिप्लाई आया था पीआईओ का, तो आप अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के अंदर, और उस अपीलेट अथॉरिटी को भी रिप्लाई देना पड़ेगा विदिन 30 डेज़। इनकी भी टाइम लिमिट होती है। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर एक और अपील करने का रूट है, वो है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो उसको आपको रिप्लाई देना पड़ता है विदिन 90 डेज़। तो इस तरीके से 3 स्टेज प्रोसेस है आरटीआई का। अगर आप पीआईओ से सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर अपीलेट अथॉरिटी, अगर अपीलेट अथॉरिटी से भी आप सेटिस्फाई नहीं होते डिसीजन से, तो फिर लास्ट में इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है पूरा आरटीआई का। अब इसके बाद देखते हैं कि आरटीआई का जो आउटकम रहा वो कैसा रहा। इसका आउटकम अगर देखें तो इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सक्सेसफुल एक्ट इन इंडिया, यानी कि अभी तक का सबसे वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्ट रहा है टू एम्पावर सिटीजन्स। इसने बहुत सारे स्कैम्स को रिवील किया। फॉर एग्जांपल, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम ऑफ 70,000 करोड़, अनदर एग्जाम्पल 2G स्कैम। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे स्कैम्स को रिवील करने में मदद की है और एक आम नागरिक को बहुत सुप्रीम पावर देता है जो ये रियलाइज़ करवाता है, जैसा कि प्रिम्बल में कहा गया है कि पीपल आर सुप्रीम, तो उनकी सॉवरेनिटी को बचा कर रखता है आरटीआई एक्ट। इसलिए अपने आप में बहुत पावरफुल और अभी तक का सबसे वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्ट इसको कहा जाता है। तो ये इसका आउटकम रहा है अभी तक। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं आरटीआई के अंदर। अब चैलेंजेस मैंने 4 ही लिखे हैं, आप और भी ज़्यादा चैलेंजेस लिख सकते हो एनालाइज करके चीज़ों को, आप इसको और इवॉल्व कर सकते हो। तो अभी 4 चैलेंजेस डील कर लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज मैंने लिखा है कि मिसयूज़ ऑफ आरटीआई, पॉलिटिकल एजेंडा टू ओवरबर्डन गवर्नमेंट ऑफिशियल टू डिले डेवलपमेंट या फिर स्पेसिफिक पॉलिसी, यानी कि पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू ओवरबर्डन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल को ताकि कोई स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोग्राम रुक जाए। फिर दूसरा, थ्रेट टू लाइफ ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट, जो आरटीआई अप्लाई करते हैं उनकी लाइफ को थ्रेट होता है। हैरेसमेंट ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर, ब्लैक मेलिंग, यहाँ पर बात की जा रही है कि कभी कभी ह्यूमन एरर से, बिकॉज ह्यूमन इज़ नॉट अ मशीन, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट कभी कभी चीज़ें नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। उनकी वजह से जब कोई गलती होती है तो ऑनेस्ट ऑफिसर को उसके बेसिस पे भी ब्लैकमेल कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, फिर ऑनेस्ट पर्सन भी ये सोचने लग जाता है कि क्या फ़ायदा ऑनेस्टी रख के, अगर ब्लैकमेल ही होना है, अगर इस तरीके से हैरासमेंट ही होना है, तो इस तरीके से आरटीआई का मिसयूज़ होता है कि ऑनेस्टी की जो एक वैल्यू है उसको धीरे धीरे इवेड करता है। हाँ, एक और चैलेंज है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, रिसेंटली एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2019 में, उसके अंदर ये हुआ है कि जो टेन्योर और सैलरी है, पहले तो फिक्स था फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपने आप उसको डिसाइड करेगी, चाहे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, उनकी टेन्योर और सैलरीज़ को। तो इस तरीके से इनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर एक खतरा है, जो कि आरटीआई एक्ट के लिए अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। इसके बाद और चैलेंजेस ये हैं कि
इनके लिए कोई स्पेसिफिकली स्टाफ या फिर रिक्रूटमेंट नहीं होता कि PIOs का स्पेसिफिकली कोई रिक्रूटमेंट होता है, तो इनके पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड लिखेंगे, बिकॉज जब भी हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो हमें वे फॉरवर्ड देना ज़रूर होता है, चाहे आप वे फॉरवर्ड दें या फिर कोई भी ऐसी पॉजिटिव स्ट्रैटेजी या फिर प्रैक्टिस जो किसी और जगह पर प्रैक्टिस की जा रही हो, कोई भी ऐसी टेक्निक आप उसका मेंशन ज़रूर करें ताकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका दिखाई दे एग्जामिनर को। तो इसी वजह से हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड की भी बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं। आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो NGOs हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, मस्ट बी ब्रॉट अंडर RTI। पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आती थी, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को फिर बाहर कर दिया गया RTI की डोमेन से। इसके बाद मैंने लिखा है कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स टेन्योर एंड सैलरी मस्ट बी रिमेन फिक्स्ड, यानी कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू देयर प्रियोरिटी इसको चेंज करती रहे, तो ये इंडिपेंडेंस के लिए उनकी खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आइडेंटिटी डिस्क्लोजर जो हो बहुत ही रेयर केसेस में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़े से इशू के ऊपर ही आइडेंटिटी डिस्क्लोजर हो जाए और सिक्योरिटी जो एप्लीकेंट की सिक्योरिटी हो उसको कोई थ्रेट हो। फिर पेनल्टी फॉर अननेसेसरी RTIs, यानी कि अगर आप अननेसेसरी कोई RTI ज़बरदस्ती बार बार RTI फाइल कर रहे हो तो उसके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए। तो दीज आर वेज फॉरवर्ड विच आई हैव डिपिक्टेड हेयर। आप हो सके तो कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस, इट्स अप टू यू। अब इसके बाद मैं एक चीज़ यही बोलनी चाहूँगा, इफ़ you are finding these lectures helpful, then please share and subscribe with other aspirants also, because GS पेपर 4 का जो सिलेबस है उसको लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप GS पेपर 4 के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ोगे तो आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाएगी। इंडिविजुअलिटी इन द सेंस यहाँ पर ये है कि आपको खुद से भी कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे, खुद का कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा, जिससे ये पता चले कि एटलीस्ट आपके अंदर भी तो कुछ एथिक्स है। ऐसा ना लगे कि कुछ पढ़ा और उसको एग्ज़ाम के अंदर उलट दिया, ऐसा ना हो। आपके अंदर से वो इमोशंस फील होने चाहिए, एग्जामिनर से आप कनेक्ट कर पाओ कि हाँ यार देखो, ऐसे मैं लाइफ के अंदर एथिक्स को देख सकता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो दैट यू आर लिविंग, यू आर नॉट जस्ट रीडिंग, यू आर लिविंग द सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको एथिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, आपको लिमिटेड पढ़ना है, क्लैरिटी के साथ पढ़ना है और फिर अपना वैल्यू एडिशन करना है, कुछ इंडिविजुअलिटी दिखानी है, कुछ खुद के एग्जाम्पल भी दिखाने हैं या खुद की कुछ स्ट्रैटेजी या फिर अप्रोच भी शो करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप GS पेपर 4 के पेपर को एक्सेल कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप मैंने कोशिश की कि मैं आपको RTI अच्छे से समझा सकूं। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सिटीजन चार्टर। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।